बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ दानिश भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ आपकी ही एक प्रेडिक्शन से कर रहे हैं। आपने बताया था कि 21 मार्च के बाद एक छोटी-सी उम्मीद है, अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान कुछ सालसी का रास्ता निकल आए, कोई बीच बचाव हो जाए। और सर 23 मार्च को ये खबर सामने आ गई कि पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है तुर्की को, ईरान को, अमेरिका को, और पाकिस्तान जो है इन तमाम ममालिक के दरमियान सालसी करवाएगा। और आज ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये खबर कन्फर्म कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही। ईरान रज़ामंद है कि वो कभी भी जोरी हथियार नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ ईरान डोनाल्ड ट्रंप के इन क्लेम्स को मुस्तरद कर रहा है, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि ईरान भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनने जा रहा है और बहुत जल्द ये मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। सर, क्या ये मुज़ाकरात वाक़ई जंग को ख़त्म कर देंगे मुकम्मल तौर पे, या फिर कोई टेम्परेरी तौर पे इस जंग को रोका जाएगा? मुज़ाकरात से क्या नतीजा आपको दिखाई दे रहा है, वो काइंडली बताइए? अच्छा, पहले तो दानिश भाई मैं थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, 21 तारीख के ऊपर मैं क्यों इतना था कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट तो नहीं कहना चाहिए कि एक उम्मीद-सी थी थोड़ी-सी, वो इसलिए थी क्योंकि मर्क्यूरी डायरेक्ट हो रहा था और मर्क्यूरी जितने भी सेंसेस, लॉजिक और सेंटिमेंट्स होता है उसको उसके लिए माना जाता। तो मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड था तो किसी के अंदर सेंस, लॉजिक, कम्युनिकेशन सही नहीं चल रही। तो अब कम्युनिकेशन एक डायरेक्ट हुई है, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी 21 तारीख को इटसेल्फ कि ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँगी। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली 21 तारीख को और भी बड़ा हमला हो गया। बट देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह का शुक्र है एटलीस्ट इस काबिल तो हुए कि भाई हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। अनफॉर्च्यूनेटली मुझे ये बताना पड़ेगा कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी खबरें लेकर आएँगे। अगर ये लाएँगे भी तो टेम्परेरी पॉज़ होगा, इससे ज़्यादा नज़र नहीं आता। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान का क्या किरदार आपको दिखाई दे रहा है? अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान को दुनिया क्लेम करेगी? क्या पाकिस्तान की इज़्ज़त-वक़ार में कोई बेहतरी आएगी? पाकिस्तान की मईशत में कोई बेहतरी आएगी? पाकिस्तान को कोई बेनिफिट्स मिल सकते हैं? क्योंकि ये बहुत दुनिया के जो मामला चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का किरदार इस वक़्त देखा जा रहा है कि बहुत अहम है। क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल? अगर मैं आपको सही बात करूँगा तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ। वो ये है कि पाकिस्तान को माज़ी में भी बहुत कुछ मिला है। असल सवाल आपका ये होना चाहिए था, क्या पाकिस्तान की आवाम को कुछ मिलेगा? तो मेरा जवाब है नो। पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं मिलने वाला अनफॉर्च्यूनेटली। जब तक 2027 का एंड नहीं आता, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मुझे अप्रैल से मज़ीद महँगाई नज़र आ रही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं इस जंग की वजह से, किसी तरह के मुज़ाकरात की वजह से या जंग होती है नहीं होती वो तो बात की बात है। तेल के जो प्राइसेज़ हैं, मुझे कंटिन्यू ही नज़र आ रहा है। वो अभी नीचे नहीं आने वाला है। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़ी मगरबी बरामदी ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला कर दिया है। सर, ये एक तरफ जंग इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, कुछ सादसी की तरफ मामला जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये नया महाज खुल गया है। ऐसा क्यों हुआ है और क्या अब रूस की तरफ से कोई रिटेलिएट किया जाएगा? कोई बड़ा हमला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? रशिया कितना बड़ा कोई अटैक कर सकता है? देखिए, मैंने आपको जस्ट 1 सेकंड पहले ये बोला है कि जंग हो या अमन हो, एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस आ रहे हैं और आपने ये न्यूज़ दे दी आगे से। अब बात ये है कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ऊपर जाएँगे, ये क्लियर है। अब वो रीज़न जो है ये भी बन सकते हैं, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे पानी में जंग हो जाए, उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। बहुत सारे चीज़ें होती हैं इनके अंदर। तो बैकग्राउंड में क्या चलेगा वो हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। हमें जो रिज़ल्ट है उससे लेना-देना है। रिज़ल्ट यही है कि इन चीज़ों में महँगाई प्राइसेज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और महँगाई इसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। गल्फ कंट्रीज़ में क्या अब अमन आ जाएगा? क्योंकि जब से ही पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि वो होस्ट करने जा रहा है तमाम ममालिक को, ईरान को, अमेरिका को और तुर्की को, और कुछ सालसी का रास्ता निकालेगा, तो गल्फ कंट्री से मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं बताएँ कि अब हमें गल्फ कंट्रीज़ में रहना चाहिए? क्या हमें अपना बिज़नेस जो है उसको दोबारा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बेहतरी आ जाएगी? उन लोगों को क्या उम्मीद देंगे आप?
देखिए, आप दुनिया में कहीं पर भी हो, मैंने बार-बार बताया, अगर आपका नसीब सही चल रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ये है कि ममालिक के असरात पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपका खुद का वक़्त अच्छा चल रहा है, तो आपको कोई मसला नहीं है। कोविड की मिसाल है, बहुत से लोग अरबपति बन गए हैं, बहुत से लोग रोडपति बन गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या चल रहा है, आपका टाइम कैसे चल रहा है। और जहाँ तक ये इस रीजन का बताया मैंने, मिडिल ईस्ट का, कि यहाँ पे अभी अनसर्टेनिटी अगस्त तक रहेगी। इसके बाद ही जैसे ही डस्ट सेटल डाउन होगी, तब आपको कोई बेहतर व्यू नजर आएगा, या यूं कहा जाए कि बेहतर इम्कानात के आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए, तब आपको सही इसकी पॉसिबिलिटीज नजर आना शुरू होंगी। अभी ये सिर्फ अंधाधुंध बातें हैं। कभी एक रुख की तरफ बात होगी, कभी दूसरे रुख की तरफ बात होगी। बेहतर है आप जहाँ हैं वहां पे रहें, अनटिल एंड अनलेस वहां की गवर्नमेंट आपको कोई हिदायत नहीं देगी। ओके सर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले भी ये कहा गया है कि हम ईरान के साथ जो है मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, इनकी क़यादत को हमने ख़त्म कर दिया है, इनके हथियार ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा जंग शुरू कर देते हैं। क्या अमेरिका या इसराइल की तरफ से दोबारा कोई इस तरह की आप चीज़ देख रहे हैं कि दोबारा से वो ईरान को जंग की तरफ घसीट के ले आएँ? एक तरफ मुज़ाकरात की बात शुरू कर दें, दूसरी तरफ उनके ऊपर मिसाइल अटैक भी करते रहें? जी, पॉसिबिलिटीज हैं। और इसके अलावा ये अगर इख्तिताम की तरफ अगर जाते हैं मामला, तो मुझे 2 डेट्स पहले से पता हैं, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ शायद। एक 28 मार्च है, दूसरी 18 अप्रैल है। इधर जो है ये इंशाल्लाह टेम्परेरी पॉज़ जो लगेगा वो इन डेट्स में लग जाएगा। ओके सर। सर, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से बता दें, क्योंकि बताया जा रहा है, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि नेटो ममालिक के कई जो बहरी बेड़े हैं वो आबनाए हुर्मुज़ की तरफ आ रहे हैं। क्या मुज़ाकरात से पहले कोई अटैक खुदा ना खास्ता ये ममालिक तो नहीं कर सकते आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए? या मुज़ाकरात के बाद ये मामलात हल हो जाएँगे, आबनाए हुर्मुज़ भी खुल जाएगी, ऑयल क्राइसिस भी खत्म हो सकता है? किस किस तरफ आपको मामला दिखाई दे रहे हैं? मुझे ये बढ़ते हुए अनफॉर्चुनेटली ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे एग्रीमेंट हो नहीं। ये बात आप याद रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सोने की प्राइस जब बढ़ रही थी कुछ भी नहीं था, बस वो बढ़ते ही जा रहे थे। कोई रीजन, कुछ ना कुछ होगा बैकग्राउंड में, लेकिन इतना कोई बड़ा रीजन नहीं था। इस वक्त भी यही दिख रहा है कि ये बढ़ेंगे, चाहे वो खुले चाहे बंद हो। मेन मकसद तो हमारा यही है कि वो खुलेगा तो प्राइस के ऑयल के प्राइस नीचे आएंगे, लेकिन वो नजर नहीं आते, नीचे आते ना। ओके सर। अच्छा सर, रियल एस्टेट मार्केट जो है, उसके हवाले से कुछ लोगों ने सवाल किया है। यूएई की रियल एस्टेट मार्केट 15% उसको कोलैप्स कर गई है, इतना नुकसान हुआ है उसको। क्या ये कोलैप्स अब ऐसे ही जारी रहेगा, गल्फ कंट्रीज़ में है, या फिर ये रिकवर कर लेंगे इससे? अभी तो नहीं सर, ये कम से कम 2 साल इधर रिसेशन नजर आता है। उसके बाद ही रिकवरी का फेज शुरू होगा, और उस अगस्त तक, इमीडिएट फ्यूचर में अगस्त तक ऐसा मामला नहीं बढ़ रहा। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।